नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें देखने को मिल रहा है कि भारत शायद अपने पड़ोसी देशों के प्रति जो भारत का रवैया है उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कर रहा है। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली भारत अपने पड़ोसियों की पेंचें कसने पे आ गया है। तो हुआ क्या है, ये पूरा मैटर क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया इज़ टाइटनिंग द स्क्रूज ऑफ इट्स नेबर्स, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में जानते हैं। तो दोस्तों, हमने हमेशा देखा है कि भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया है। यानी हमने हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा है। चाहे कोई डिज़ास्टर रिलीफ की बात हो, वहाँ पे कोई आपदा आ जाए, वहाँ पे सबसे पहले मदद करने भारत पहुँचता है। उनको बिजली चाहिए, उनको खाने का सामान चाहिए, उनको किसी भी तरह की सप्लाईज चाहिए, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए, उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में अभी अगर भारत की हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो भारत ने इतिहास में उनकी मदद की है। तो भारत हमेशा अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेके चलता आया है, लेकिन वहीं भारत के पड़ोसियों का भारत के प्रति वैसा रवैया नहीं रहा है। पाकिस्तान और चाइना तो चलिए हमारे पुराने दुश्मन हैं, लेकिन जो बचे हुए छोटे पड़ोसी हैं वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते भारत के खिलाफ चाइना कार्ड प्ले करने का, या पाकिस्तान के साथ अलाइन हो जाने का, या भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने का, भारत के खिलाफ प्लान एंड प्लॉट करने का। भारत से जितना हो सके उतना मुनाफा कमाने की वो कोशिश करते हैं और भारत की चिंताओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और ये हम देख चुके हैं श्रीलंका के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, नेपाल के साथ भी। एक भूटान ही अभी बचा हुआ है जिसने अभी अपने तेवर नहीं दिखाए हैं, वरना भारत के सभी पड़ोसी देश कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी ओकेजन पे भारत के खिलाफ गतिविधियां करते पाए गए हैं, भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान का कार्ड प्ले करते पाए गए हैं और भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करते पाए गए हैं। बांग्लादेश के साथ हम देख रहे हैं कि जब से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट बदली है, तब से बांग्लादेश के तेवर एकदम से बदल चुके हैं। बांग्लादेश में जो दबे हुए वो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, फंडामेंटलिस्ट थे, वो वापस जाग गए हैं और बांग्लादेश ने वही सब हरकतें शुरू कर दी हैं जो पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट करते हैं। और काफ़ी लंबे समय से भारत ने बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही लीनियंट रुख बना के रखा था। भारत चाह रहा था कि बांग्लादेश सही रास्ते पे आ जाए और अपने इस बर्ताव को सुधार ले। इसके लिए बांग्लादेश को भारत ने भरपूर समय दिया, लेकिन अब ये दिख रहा है कि भारत का पेशेंस बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बांग्लादेश के साथ जेंटली एंगेज करने की कोशिश की गई, भले तख्ता पलट हो गया, उसके बाद भी भारत ने बांग्लादेश के साथ अपना रिलेशंस बना के रखे, उसे सपोर्ट करता रहा। लेकिन बांग्लादेश टर्की के साथ अलाइन हो रहा है, पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रहा है, चाइना के साथ अलाइन हो रहा है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत सी हीनियस क्राइम्स किए जा रहे हैं। और ये सब देखते हुए भारत को अब ये कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया है कि इनसे इस तरह से बात नहीं बनेगी, और इसलिए धीरे धीरे एक कैलिब्रेटेड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर। तो अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है, इंसिडेंट ये था कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री के एडवाइज़र, वो डॉक्टर ज़ाहिदुर रहमान उनका नाम है, वो अभी भारत में आए एक मीटिंग के लिए, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया गया। कुछ 2-3 घंटे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद वो इतने नाराज़ हो गए कि वो यहाँ से लौट गए और सीधे बांग्लादेश चले गए। ये था कि भाई, उन्हें ये बताया गया कि भाई अभी इस समय कोई फ़्लाइट नहीं है दिल्ली से बांग्लादेश की। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ठीक है, मैं कोलंबो होते हुए जाऊँगा। तो वो इतने नाराज़ हो गए कि वो यहाँ से दिल्ली से कोलंबो गए, फिर कोलंबो से बांग्लादेश गए और बहुत ज़्यादा रोना धोना उन्होंने मचाया कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया। तो ये हुआ क्यों, कौन है ये, क्या वाक़या है, इसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर ज़ाहिदुर रहमान फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं बांग्लादेश प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक है इनकी। दिल्ली ये आए थे अभी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की मीटिंग में, और इसके लिए एक जो सार्क का वीज़ा होता है, डिप्लोमेटिक वीज़ा लेके नहीं आए थे। सार्क का वीज़ा होता है जिस पे एक स्टैंप लग जाता है सार्क का, वो वीज़ा लेके दिल्ली चले आए थे। अब हुआ क्या है कि डॉक्टर ज़हीदुर रहमान ये जो साहब हैं, ये बहुत समय से लिप्त पाए गए हैं एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में, भारत के खिलाफ बोलने में। जो सस्ती पब्लिसिटी बांग्लादेश में लोगों को आजकल मिल जाती है कि भारत के खिलाफ बोलिए, हिंदुओं के खिलाफ बोलिए और आप वहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, यही छोटा रास्ता इन्होंने भी अपनाया था। भारत के खिलाफ बहुत सी बातें इन्होंने की पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से ये इंडियन सिक्योरिटी की वॉच लिस्ट में इनका नाम पहले से आया हुआ था। तो जब ये एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे इनका जब वीज़ा वगैरह देखा गया तो इनका नाम हमारी सिक्योरिटी चेकलिस्ट में चूँकि था तो वो फ्लैश किया होगा, इनको वहीं पे रोक लिया गया।
2.5 से 3 घंटे ये कहा जा रहा है कि इनसे क्वेश्चनिंग की गई और उसके बाद हायर लेवल कुछ ऑफिशियल्स के इंटरफेरेंस के बाद इन्हें क्लियर तो कर दिया गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन तब तक इनकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, ये इतना बुरा मान चुके थे कि ये कोलंबो के रास्ते वापस ढाका भाग गए। इनके जाने के बाद बहुत हाय तौबा मची, बांग्लादेश ने फॉर्मली प्रोटेस्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र को इस तरह क्यों रोका गया। उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट है वहाँ पे उनको बुलाया और उनके सामने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। लेकिन चलिए, ये तो फॉर्मल डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं जो हुई। मुद्दा ये था कि भारत ने यहाँ पे जता दिया कि अगर आप हमारे खिलाफ़ बोलेंगे तो आप यहाँ पे वेलकम नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप कौन हैं, हम ये खबर रखते हैं कि कौन कौन हमारे खिलाफ़ बांग्लादेश में बोल रहा है और इसलिए समय आने पे आपको उचित रिप्लाई दिया जाएगा। ये देखने को मिला। इस एक्टिविटी के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ इन लोगों के नाम अपने पास रखती हैं, इन लोगों की लिस्ट अपने पास मेंटेन करके रखती हैं जो भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये ज़ैदुर रहमान है कौन? ऐसे तो एक फिजिशियन है, लेकिन बाद में मीडिया कमेंटेटर और कॉलमनिस्ट बन गए। अल जज़ीरा वगैरह पे जाके ये बोला करते हैं, उनके लिए आर्टिकल्स लिखा करते हैं और अल जज़ीरा के बारे में हम जानते ही हैं कि वो एंटी इंडियन आर्टिकल्स लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। तो ये भी चूँकि एंटी इंडियन चीज़ें बोलते थे तो अल जज़ीरा पे इनका भी स्वागत हो गया। शेख हसीना के जाने के बाद भारत के खिलाफ बोल के जो सस्ती पब्लिसिटी पाने का ट्रेंड बांग्लादेश में चला है, उसी ट्रेंड का नतीजा ये ज़ैदुर रहमान भी हैं और बांग्लादेश में घूम घूम के बोलते फिरते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, शेख हसीना को हमें नहीं सौंपा और 18 करोड़ बांग्लादेशी भारत से नाराज़ हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है वगैरह वगैरह। तो इन्हीं को अब जब ये यूनुस की गवर्नमेंट बदली, जैसे ये कहा जा रहा था कि यूएस ने यहाँ पे प्लांट किया था, उनकी गवर्नमेंट बदली, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई वो भी उसने भी इनको ही अपने एडवाइज़र के तौर पर रख लिया। ये साफ दिखाता है कि नई गवर्नमेंट का रुख भी यूनुस गवर्नमेंट से कोई ख़ास अलग नहीं है। हाँ, थोड़ा सटल हो सकता है, थोड़ा टोन डाउन हो सकता है, लेकिन कर ये भी वही रहे हैं जो वो करना चाहते थे। क्योंकि यूनुस ने जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे बांग्लादेश में, उनको जो वापस खड़ा कर दिया, जो जेलों से आज़ाद कर दिया, जो जमात इस्लामी वगैरह वहाँ पे वापस से तेज़ी से बढ़ने लग गए, जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वापस से बांग्लादेश में हो गया, तो इसने इस चीज़ को इंश्योर किया कि बांग्लादेश में अब कोई भी गवर्नमेंट आए, उन्हें इन इस्लामिक हार्डलाइनर्स की बात को सुनना होगा और इनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होगा। और यही हमें ये नई गवर्नमेंट भी करते दिख रही है। इसके अलावा भारत ने एक और काम किया जो कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों से रिलेटेड है। एक ट्राईपार्टीट डील थी भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में 2024 में, जिसके तहत नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेच सकता था भारत के थ्रू, क्योंकि दोनों के बीच में इंडियन टेरिटरी आती है। तो इंडियन सप्लाई लाइंस को यूज़ करते हुए, जो इंडियन पावर ग्रिड है और ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनको यूज़ करते हुए नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेच सकता था। क्योंकि मानसून के टाइम पे नेपाल के पास एक्स्ट्रा बिजली पैदा हो जाती है, तो इस एक्स्ट्रा बिजली को बेचने के लिए बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। तो 40 मेगावाट बिजली बेचने का एग्रीमेंट हुआ था। हाल फिलहाल में क्या हुआ कि नेपाल के पास थोड़ी ज़्यादा बिजली हो गई और नेपाल ने बांग्लादेश से बात कर ली कि भाई हम 40 की जगह आपको 60 मेगावाट बिजली दे देंगे। आपस में इन दोनों लोगों ने बात कर ली और भारत से पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा। जिसकी ज़मीन, जिसका ग्रिड और जिसका ट्रांसमिशन लाइन्स का इन्हें यूज़ करना था, उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा और आपस में डिसाइड कर लिया कि हम आपको 60 मेगावाट बिजली दे देंगे। जब बात बिजली ट्रांसफ़र करने की आई तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि इंडिया की है, उसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आप ये ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। और इन्होंने रीज़न ये कोट किया कि हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, ग्रिड स्टेबिलिटी पे जो रिस्क आ सकता है, उसको देखते हुए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि एकदम से आप 20 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा भेज देंगे, क्या पता हमारा ग्रिड उस 20 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली को हैंडल कर सकता है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, ट्रांसमिशन लाइंस उस एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कर सकती हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी वहीं से बिजली जा रही होती है, तो ऑलरेडी उस पर लोड ज़्यादा होता है। तो आप एक्स्ट्रा 20 मेगावाट अगर उसके थ्रू फ्लो करेंगे तो हो सकता है ग्रिड को डैमेज हो जाए। ऐसा रीज़न सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने दिया। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत ने जानबूझ के नेपाल को और बांग्लादेश को ये रिफ्यूज़ कर दिया, ये जताने के लिए कि आप हमारी टेरिटरी यूज़ करते हैं, हमारा ग्रिड यूज़ करते हैं, हमारे ट्रांसमिशन लाइंस यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों पे आप बहुत बड़े पैमाने पे हम पे डिपेंडेंट हैं और ये डिपेंडेंस कभी ख़त्म नहीं होगी।
क्योंकि हम हर तरफ से आपके पड़ोसी हैं। बांग्लादेश के 3 तरफ से, नेपाल के भी 3 तरफ से। तो इसलिए एकदम से अगर आप चाहें कि आप इंडिया के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, अभी तो ये छोटी सी दिक्कत हुई है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ ये भी समझा जा रहा है कि भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है अपने नेबर्स को कि ये जो फ्री गिफ्ट्स हमने आपको दे रखे थे, इन सब चीज़ों का हम चार्ज वगैरह खासा नहीं करते थे, डिस्काउंटेड सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें दी जाती थी, फूड ग्रेन्स ट्रेनों में भर के बांग्लादेश जाता था डेली बेसिस पे, ठीक है, और भी बहुत सी सहूलतें थी जो इंडिया हमेशा से अपने नेबर्स को देता आया है। इंडिया कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब हम आपके एक्शंस को टॉलरेट नहीं करेंगे, आपकी हर वो एक्टिविटी जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को चैलेंज करती है उसे हम टॉलरेट नहीं करेंगे, फ्री गिफ्ट्स अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और बांग्लादेश ने तो काफ़ी सारी रेड लाइन्स इंडिया की क्रॉस की हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को हाई पोजीशंस पे रखा है, टर्की, पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ में बांग्लादेश लिप्त पाया गया है। चाइना के साथ कभी रेडार स्टेशन बनाने की बात करता है, बांग्लादेश के पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स खरीदने हैं, पाकिस्तान के ISI के लोग आके चिकन स्नैक का सर्वे करके जाते हैं। तो बांग्लादेश अपने कहीं ना कहीं अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है और भारत उसको वही जताने की कोशिश कर रहा है कि आप भारत पे डिपेंड करते हैं ट्रेड के मामले में, एनर्जी के मामले में, मार्केट के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में। और भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप भारत से इन सब चीज़ों में सहूलियतें पाते हैं, फ़ायदे पाते हैं, तो भारत एक्सपेक्ट करता है कि आप भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करें और हमारे जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उनका ख्याल रखें। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में लगातार रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स बढ़े हैं, बॉर्डर पे हो रहे इंसिडेंट्स बढ़े हैं, इलीगल इमिग्रेशन करने की जो कोशिशें हैं, जो बॉर्डर से लोग घुस आते थे उसकी कोशिशें बढ़ी हैं। वो तो अब बंगाल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से BSF को प्रॉपर ज़मीन दी गई है, BSF अब फेंसिंग कर पा रही है, BSF ज़्यादा पैमाने पे वहाँ डिप्लॉय हो पा रही है, और इसलिए अब ये स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन के जो केसेस हैं उनको अब BSF प्रॉपरली हैंडल कर पा रही है। ये जो नई BNP लेड गवर्नमेंट है, इसके साथ भी इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत में पॉजिटिवली एंगेज करने की कोशिश की। PM मोदी ने इनवाइट किया, स्पीकर हमारे गए थे वहाँ पे उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया इंडियन इंटरेस्ट के लिए। और इन्हें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि गंगा वाटर ट्रीटी दिसंबर में इसी साल एक्सपायर होने वाली है, और इस ट्रीटी को रिन्यू करते वक्त एक बार फिर से इंडिया के पास एक मैसिव लेवरेज पोजीशन आएगी। तो जो हाल हमने इंडस वाटर ट्रीटी का किया था, वही हाल गंगा वाटर ट्रीटी का भी कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और बांग्लादेश के पास रिटेलिएट करने की उतनी क्षमता नहीं है। तो अब ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि धीरे धीरे भारत ग्रेजुअली चीज़ों को एस्केलेट कर रहा है, धीरे धीरे तापमान को बढ़ा रहा है। इनिशियल एंगेजमेंट हमने किया, कंसेशंस हमने दिए, उन सब से जब आपको अकल नहीं आई, तो अब भारत कैलिब्रेटेड प्रेशर की ओर बढ़ रहा है। मैसेज एकदम साफ है, इफ़ यू बिहेव अगेंस्ट अस यू विल पे अ प्राइस। और ये माना जा रहा है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो पहले हुआ करती थी, वो अब बदल के एक नई नेबरहुड पॉलिसी 2.0 बन के आ गई है, जिसमें भारत ज़्यादा फर्म होने वाला है। भारत रेसिप्रोकल आपके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने वाला है, और जो भी रिश्ता भारत का उसके नेबर्स के साथ होने वाला है वो इंटरेस्ट बेस्ड होने वाला है। मतलब अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको भी हमारे लिए उसी तरह से रेसिप्रोकेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारत आपके साथ उसी तरह से डील करेगा जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much for watching. I'll see you on the next one. Jai Hind, Jai Bharat.